साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है चीटिंग से और चीटिंग के दौरान जो पैसा प्राप्त होता है आरोपी को उसके गबन से। साथियों बेसिकली अपराध का होना एक अलग स्थिति है, पर अपराध जैसी स्थितियां बनाकर प्रोसिक्यूशन दाखिल करना ये गंभीर स्थिति है। साथियों कानून में एक बात स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति का सामान्य तरीके से प्रोसिक्यूशन करना गलत है। हर व्यक्ति की लाइफ है, लिबर्टी है, उसको जनरल वे में अफेक्ट नहीं किया जा सकता। साथियों बेसिकली इस तरह के ऑफेंसेस में हम तब इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हम किसी से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं और यूजुअली ये ट्रांजेक्शन जो है जुड़े होते हैं सेल से। साथियों कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास में आया और वो कहता है कि जो ज़मीन आपके पास है वो उसे ख़रीदनी है, तो एक सर्टेन अमाउंट जो है तय होता है, वो कुछ पार्ट अमाउंट जो है पे करता है। बाद में उसकी नीयत जो है ख़राब हो रहती है और वो कहता है कि मैं मेरा अमाउंट रिफ़ंड कर दो, मुझे ये सेल डीड जो है नहीं करनी है। उसने आपका टाइम भी ज़ाया करा और भी ग्राहक जो आपके पास में थे वो आपको जो है लौटाने पड़े, क्योंकि आप उस व्यक्ति से कमिटमेंट कर चुके थे। जब पैसा आप रिफ़ंड नहीं करते हो, जो कि एक एडवांस अमाउंट है जो आपने फॉरफिट कर लिया है, जो कि आपका लीगल राइट है, तो वो थाने पे जाता है या कंसर्न जो मजिस्ट्रेट उसके पास जाता है और ये कहता है कि मेरे से जो है चीटिंग हुई है, मेरी रिपोर्ट पे या मेरे परिवार पे जो है कार्रवाई कीजिए। अल्टीमेटली उस रिपोर्ट पे पुलिस जो है आपको कॉल करती है, आप पर दबाव बनाती है कि पैसे रिफ़ंड कर दो। आप कहते हो कि भाई मेरा नुकसान हुआ है, मैं पूरा का पूरा अमाउंट क्यों रिफ़ंड करूँ, पर दबाव इतना भारी होता है कि वो अमाउंट आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा, ऐसा पुलिस कहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है ऐसे परिवार पर कार्रवाई करते हैं और अल्टीमेटली आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई करेंगे तो परिवार पे सबसे पहले बयान लेंगे परिवादी के, उसके गवाह के डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और अगर प्रसंज्ञान लेंगे तो आपको तलब करेंगे जमानती वारंट से या संबंध से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, जमानतें करो, फिर एक एडवोकेट रखो, फिर ट्रायल फेस करो, तो बहुत लंबा जो है वहाँ पर काम हो जाता है। तो साथियों ऐसा हो जाने पर क्या करें, क्या राइट्स हैं आपके और किस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है। साथियों कानून में एक महत्वपूर्ण स्थिति है ब्रीच ऑफ सेल एग्रीमेंट। अगर ब्रीच ऑफ सेल एग्रीमेंट है तो बेसिकली ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। साथियों रोज ही सेल एग्रीमेंट होते हैं, कई बार विफल रहते हैं कि पैसे नहीं दिए अगली पार्टी ने, कई बार विफल रहते हैं कि पैसे देने के बावजूद भी सेल डीड में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ऐसे ब्रीच जो है ये सिविल डिस्प्यूट है, जिसके लिए रेमेडी कहाँ है, सिविल कोर्ट में। जिसके लिए कौन सा कानून डील करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। साथियों जो बात मैं आज आपको कह रहा हूँ ये बात जो है सस्टेन करी है ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ ब्रजेंद्र दास बनाम स्टेट ऑफ असम। जजमेंट है 7 मार्च 2025 का। ये जजमेंट जो है पब्लिश हुआ है लाइव लॉ पे। साथियों बेसिकली इस मामले में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ कि एक सर्टेन अमाउंट जो है दिया जाएगा परिवादी के द्वारा आरोपी को, और वो आरोपी जो है अपनी ज़मीन कंसर्न परिवादी को बेचान कर देगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, पर अल्टीमेटली ये ज़मीन जो है नहीं बिक पाई, तो दावा कर दिया या केस कर दिया कंसर्न परिवादी ने कंसर्न आरोपी पे कि इसने मेरे साथ जो है छल किया है और जो पैसा मैंने एडवांस के रूप में दिया उसको गबन कर लिया। साथियों इस मामले में एक प्रोसीडिंग जो है दाखिल होती है बिफोर मजिस्ट्रेट। आप सबको मालूम होगा कि जब भी मजिस्ट्रेट जो है किसी परिवार पे कार्रवाई करता है तो उस सिनेरियो में एक कंप्लेंट को जो है ड्राफ्ट करना होता है। उस कंप्लेंट में कोर्ट का नाम होता है, उसके बाद पक्षकारों का नाम होता है, फिर क्या ऑफेंस कमिट किया उसका ब्यौरा होता है, उसके बाद फैक्ट होते हैं कि किस तरह से ये चीटिंग हुआ, उसके बाद प्रेयर होती है और उसमें ये लिखा रहता है कि क्या आप पुलिस के जरिए जो है जांच करवाना चाहते हैं या आप जरिए कोर्ट जो है जांच करवाना चाहते हैं। क्लियर है। तो इसमें इन्होंने प्रेयर क्या करी कि हमें जरिए कोर्ट जो है जांच करवानी है। तो जब जरिए कोर्ट जांच होगी तो वहाँ पर परिवादी के बयान रिकॉर्ड होंगे, अन्य गवाह के बयान रिकॉर्ड होंगे, इसके अलावा जो एविडेंसेज है वो रिकॉर्ड पर आएंगी। तो यहाँ पर भी एविडेंसेज रिकॉर्ड पर आई, गवाह के बयान जो है रिकॉर्ड किए गए और कोर्ट ने अंतोगत्वा जो है प्रसंज्ञान ले लिया। कोर्ट में जो फैक्ट बताए गए कोर्ट के अनुसार वो प्रथम दृष्टया रूप से चीटिंग को जो है घटित कर रहे थे। वो फैक्ट्स क्या थे कि परिवादी को ज़मीन की आवश्यकता थी। क्या यहाँ पर क्राइम दिखता है आपको? वो ज़मीन को प्राप्त करने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए कई लोगों के पास में गया, तो अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि जो अक्यूज़ड है उसके पास एक ज़मीन है और वो ज़मीन जो है अक्यूज़ बेचना चाहता है। ये अक्यूज़ से मिलता है, प्लॉट को देखता है, संतुष्टि हो जाती है और प्लॉट खरीदने के लिए ये करार करता है और अल्टीमेटली इनके बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल लिखा जाता है और उसमें डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर्टी का और जो पैसा एडवांस दिया जा रहा है उसका ब्यौरा होता है और कितना टाइम में रजिस्ट्री कराई जाएगी उसका ब्यौरा भी होता है। साथियों ऐसा एग्रीमेंट जो है गवर्न है धारा 16 सब क्लॉज सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि जो भी एग्रीमेंट है उसमें दोनों ही पार्टी कंसेंचुअल है, दोनों ही मिलकर काम कर रही है, दोनों ही संतुष्ट है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है। और जो प्रतिफल है उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, कितना एडवांस से लिया डिस्क्रिप्शन होता है और ये सेल डीड कब होगी उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो अल्टीमेटली केस ये था परिवादी का कि मैंने 2 लाख रुपए जो है एडवांस दे दिए और 2 गवाहों की उपस्थिति में पैसे मैंने एडवांस दिए। इसके बाद जब कंसेंट
आरोपी टर्न अप नहीं हुआ, सेल डीड नहीं हुआ, तो मैंने कहा भाई पैसे रिफंड कर दो, तो इसने पैसे रिफंड भी नहीं करे, तो इसने मुझे चीट किया और अल्टीमेटली मेरे पैसे जो है इसने गबन कर लिए। साथियों, जब ये मामला कोर्ट में गया और कंसर्न्ड आरोपी को तलब किया गया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आरोपी ने क्वेश्चन फाइल किया। हालांकि रेमेडी यहाँ पर लाई करती है रिवीजन की भी, पर उसने सीधा जो है क्वेश्चन फाइल कर दिया। कई बार हाईकोर्ट ये कह देती है कि रेमेडी अल्टरनेट है, आप पहले रिवीजन में जाइए, सक्सेस नहीं मिले रिवीजन में देन हाईकोर्ट आइए, पर यहाँ पर कोर्ट ने सुन लिया, वो कोर्ट का जो है डिस्क्रिप्शन है और आरोपी का भाग्य है, ये मैं कहूँगा। तो साथियों, इसमें महत्वपूर्ण 5 तर्क रखे कंसर्न आरोपी ने। ये तर्क इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ लेंगे तो आप ऐसे मामलों को डिफेंड करना जो है सीख जाएंगे। सबसे पहले बात ये थी कि जो भी एग्रीमेंट है उस पर जो एप्लीकेबल लॉ है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अलावा जो एप्लीकेबल लॉ है वो है टीपी एक्ट, और इसके साथ साथ इन पर लगता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बेसिकली जब हम कोई सेल करते हैं और वो सेल जो है अचल संपत्ति की है, तो धारा 54 टीपी एक्ट के प्रोविजंस जो है लागू होंगे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर प्रतिफल तय हुआ, जो लैंड थी उसको बेचान तय हुआ। केस यही नहीं है परिवादी का कि वो लैंड एग्जिस्ट नहीं करती हो या मैं उस लैंड का मालिक नहीं हूँ, अपितु केस ये है कि मैं लैंड का मालिक भी हूँ, लैंड एग्जिस्ट भी करती है, बट मैंने जो एग्रीमेंट किया उसकी मैंने पालना नहीं करी है। अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट की पालना नहीं कर रहा है या उससे नट रहा है या उससे भाग रहा है, तो उनका तर्क नंबर 2 ये था कि धारा 16 सब क्लॉज सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वहाँ नोटिस देना कंपलसरी होता है और आपको एग्रीमेंट की पालना कराने हेतु कंसर्न अपोजिट पार्टी को बाध्य कराना होता है, जबकि ऐसा कोई नोटिस जो है हमें नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर लगता है कि रिफंड बनता है और एग्रीमेंट की पालना नहीं हो सकती है, तो धारा 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप अपना अमाउंट में जो है रिफंड मांग सकते हैं, बट इसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास में है, और ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ जो है सिविल कोर्ट है, फौजदारी कोर्ट नहीं है। तीसरी बात है कि जब भी हम कोई एग्रीमेंट लिखते हैं, खासकर वो एग्रीमेंट जो है जुड़ा हुआ है सेल से, तो उसमें एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं फॉरफिटर क्लॉज। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई एडवांस दिया गया है और कोई एडवांस अमाउंट जो है आप देने के बावजूद भी कंसेंट रजिस्ट्री को करवाने में इच्छुक नहीं है, बार बार जो है निवेदन कर रहा है आपसे आरोपी, तब भी आप इच्छुक नहीं है, बाद में रिफंड मांग रहे हैं, जबरन जो है हैरेस कर रहे हैं कंसर्न आरोपी को, तो ऐसे सिनेरियो में ये डिस्प्यूट जो है किसी भी रूप में फौजदारी कानून का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। एक बात आप समझिएगा और नोट कीजिएगा कि हमारे कानून में जो एडवांस मनी है उसको हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी, और अर्नेस्ट मनी को कंसेंट व्यक्ति जो सेलर है वो फॉरफिट कर सकता है अगर निश्चित समय अवधि में कंसेंट जो परचेजर है वो नहीं आता है फॉर द सेल डीड। क्लियर है? तो यहाँ पर वो कंसेंट परचेजर आया हो, उसने अपना रेडीनेस एंड विलिंगनेस शो किया हो, वो सिंसियर हो टूवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, ऐसा कोई भी एफर्ट जो है फाइल पे नहीं दिखाई दिया, तो कोर्ट ने ये पॉइंट पे जो है कंसेंट आरोपी के पक्ष में तय कर दिया। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं चीटिंग की, तो चीटिंग के लिए जो सेक्शन 420 आईपीसी है वो 2 बातें कहता है कि हुएवर चीट्स। तो चीटिंग को जो है डिफाइन किया गया है 415 आईपीसी में। चीटिंग के लिए बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति चीटिंग करेगा तो उसकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट, और उसका एक्ट कैसा होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट। जब मैं एक्ट करूंगा डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, तो ऐसे सिनेरियो में मुझे होना चाहिए रॉन्गफुल गेन, अगले को होना चाहिए रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन मीन्स अगेंस्ट द लॉ मुझे कोई गेन हो रहा हूँ। अगर मैं कोई एडवांस ले रहा हूँ, एग्रीमेंट के पेटे ले रहा हूँ जो कि अर्नेस्ट मनी है, आपने एग्रीमेंट की पालना नहीं करी है और मैं उस मनी को फॉरफिट कर लेता हूँ, तो मैंने कोई रॉन्गफुल लॉस नहीं करा है, अभी तो जो फॉरफिटर है वो एज पर लॉ है। इसके अलावा इन्होंने कोर्ट को यह स्पष्ट किया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और ब्रीच ऑफ सेल एग्रीमेंट में अंतर है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली एक ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और ब्रीच ऑफ सेल एग्रीमेंट जो है कोई भी ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। जब यहाँ पर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, रेमेडी जो है सिविल कोड में है, रेमेडी जो है ऑल्टरनेट है और वो रेमेडी जो है अप्रोप्रिएट है, तो वहाँ पर उसी की लाइट में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फौजदारी कार्रवाई को इनिशिएट करना अपने आप में ही अब्यूजिव प्रोसेस होगा। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए संपूर्ण कार्रवाई को जो है निरस्त करने के आदेश दे दिए। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है स्पष्ट करता है कि जब भी इस तरह के मामले हों तो पहले बात तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, पुलिस जो है गिरफ्तार आपको नहीं कर सकती ऐसे मामलों में, क्योंकि पनिशमेंट जो है अप टू 7 ईयर है। तीसरी बात है कि ऐसे मामले हो जाने पर अगर कोर्ट ने सम्मन किया आपको, तो आप कोर्ट में जो है अपना जवाब पेश कीजिए। पुलिस ने बनाया तो जवाब पेश कीजिए पुलिस के पास जाके, और अगर फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे लगता है कि रेमेडी जो है वो सिविल लॉ में एग्जिस्ट करती है, तो ये आपत्ति भी लीजिए और कंसर्न मजिस्ट्रेट को ये कन्विंस कीजिए कि जो आपने ऑर्डर किया है ये पूर्णतः एब्सर्ड है, ये पूर्णतः जो है अब्यूज प्रोसेस है। अगर आप कार्रवाई रद्द नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर को रिकॉल नहीं कर रहे हैं ऑन मेरिट्स, देन वी आर हैविंग द इक्वल रेमेडी। तो मेरा कहना ये कि हम कई बार 1 साल बाद 2 साल बाद अपीयर होते हैं कोर्ट में जाके, तो हम लोग डायरेक्टली जब रिवीजन फाइल करते हैं तो वहाँ पर कोर्ट का व्यू क्या होता है कि आपने रिवीजन फाइल डायरेक्टली कर दी है तो बार्ड बाय लिमिटेशन भी हो सकती है। तो मेरा कहना है कि आपत्ति पेश करो, कोर्ट को करना तो एडजुडिकेशन, कोर्ट आपकी बात नहीं मानता है, आपके खिलाफ फैसला करता है, तब आप रिवीजन में जाओ उस ऑर्डर को लेके भी जो इम्प्यूग्ड है और उस ऑर्डर को लेके भी जो पास हुआ है व्हाइल टेकिंग द कॉग्निजेंस अगेंस्ट यू, ताकि दोनों ही ऑर्डर को हम साइमल्टेनियसली जो है चैलेंज कर सकें और
रिविजनल कोर्ट को ये स्पष्ट कर सकें कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स का जो है अब्यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ अगर एफआईआर है और आप चाह रहे हैं कि एफआईआर को चैलेंज करना, या चार्जशीट है आप चैलेंज करना चाह रहे हैं चार्जशीट को, तो सबसे पहले ज्ञापन दीजिए पुलिस को। पुलिस कंसिडर नहीं करती है, चार्जशीट फाइल कर रही है या आपके खिलाफ एडवर्स एक्शन ले रही है, तो वहाँ डेफिनेटली क्वेश्चन में जाकर आप जो है रेमेडी ले सकते हैं नो कॉर्सिव एक्शन की। इसके अलावा एंटीसिपेटरी की अभी आवश्यकता अपने को नहीं होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट जो है अप टू 7 ईयर है, एंड एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अननेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ मामले में पनिशमेंट 7 ईयर तक है, वहाँ 41 है कंपलसरी है, जिसको अभी रिसेंटली कर दिया है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNS। तो ऐसे सिनेरियो में कानून हमारे साथ है, हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सिविल मैटर्स हैं वहाँ पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती है। फिर ये पुलिस तंग कर रही है, परेशान कर रही है, रेमेडी लीजिए एंटीसिपेटरी की। जब तक प्रॉपर आपको नोटिस नहीं मिल जाते हैं, प्रॉपर रेमेडीज नहीं मिल जाती हैं, तब तक हमें कंसर्न कोर्ट में जाके मूव करना है और रेमेडी के लिए हमें सीख करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस ने एक बार गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, तो वो चीज़ तो कभी रिपेयर होगी नहीं। इससे बेटर है कि जितनी भी रेमेडी कानून में है उसको आप सीख कर लो। अगर रेमेडी सीख नहीं करोगे, आप अरेस्ट हो गए, तो बहुत जो है पछतावा होगा। साथियों, इस देश में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो लोग पैदा हुए लड़ाकू, आज आप सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, और इसके विपरीत जो लोग नहीं लड़े उनका क्या हुआ? तो साथियों, इतिहास उन्हीं से जो लड़े। तो मेरा कहना ये है कि जो आज ये लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, अपने लॉ पॉइंट को तय करा रहे हैं, हाई कोर्ट से हार के सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, लॉ पॉइंट तय करा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि इनको रेमेडी चाहिए, ये चाहते हैं कि जो लॉ की पोजीशन है वो क्लियर हो हर आम इंसान को। भाई मैं एक एडवोकेट हूँ, ड्यूटी मेरी क्या है कि अगर इस तरह का कोई लॉ पॉइंट है जिससे आपके राइट्स बच सकते हैं, जिससे आप एक्सपर्ट होने से बच सकते हो, कम से कम वो लॉ पॉइंट आप तक पहुँचाना, ताकि आप रेमेडी जो है एज पर लॉ सीख कर सकें और बिना घबराए अपने राइट्स के प्रति जो है आगे बढ़ सकें। तो घबराए नहीं, कानून है, प्रोटोकॉल है, प्रोविज़न है, बट आपको अपने राइट्स को सिक्योर करना पड़ेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।